बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है हमारे पास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 80% तक चांसेस होते हैं कि ये हर अटेम्प्ट में आएगा। 80% तक, कभी कभी स्किप हो सकता है। और दूसरी बात कि मोस्टली केसेस के अंदर ना सेक्शन 2 का पार्ट बनता है। मतलब 16 17 18 मार्क्स तक इसका एक क्वेश्चन मौजूद होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन है कि ये सेक्शन 1 का पार्ट बन जाता है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनर्स पे डिपेंड करता है कि अगर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, जो कि अक्सर दी जाती है, तो सेक्शन 2 में इसको रखा जाता है। लेकिन अगर उसको ये लगे कि सेक्शन 2 में कोई और स्टैंडर्ड पूछ लेना चाहिए, इसको पूछता जरूर है। सेक्शन 1 में आता है, 10 मार्क्स तक इसको रखता है, तो इसका कोई हाफ पोर्शन आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब फिर फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी होती, फिर उसका कोई सा हाफ पोर्शन आपसे पूछा जाता है। तो इस वजह से इसका इन दिनों में करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि हमने ना इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी हासिल करनी है। इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ा सिंपल सा है कि आपने जस्ट एक फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप लोग इजीली फिर उसमें पोस्टिंग कर सकें वैल्यूज की। आपने ना सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के फॉर्मेट को समझना है कि इसके फॉर्मेट में क्या कुछ है। जब आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करना मसला नहीं होता। और फॉर्मेट के लिए ये मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपने इनकी मदद से देखना है कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या बनेगा। इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। उन दोनों मेथड से क्वेश्चन आता है। हम लोग प्रैक्टिस भी दोनों मेथड्स की ही जाके करेंगे। दोनों मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करें, आंसर दोनों से ही एक जैसा आएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है कि दोनों के रूट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेथड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने करनी हो, तो आपका फोकस ना तीन किस्म की एक्टिविटीज के ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद हमारे पास आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटीज आपने क्वेश्चन इतनी मरतबा सॉल्व करना है कि ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कि सबसे पहले आप लोगों ने फोकस करना है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर, फिर आप लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड एट द एंड आप लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखना है। अच्छा, अब इससे मतलब क्या होता है? हम लोग किसी भी बिजनेस को लें, तो उस बिजनेस में सबसे पहली चीज होती है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ से बिजनेस को इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ से की जाए। जैसे कि अगर हम लोग कंपनी की बात करें, मोस्टली केसेस में कंपनीज के लिए हम लोग बना रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि इस बिजनेस को ना हम लोग फाइनेंस कहाँ कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं। मतलब दो सोर्सेज हैं मेजर। एक तो शेयर होल्डर्स, मतलब ऑनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में आकर इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ा सोर्स है कि ओनर ऑफ द बिजनेस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब फाइनेंस करें बिजनेस को अपने पैसों से। अब अगर वैसे हम लोग बात करें तो हम इसको कैपिटल कहते हैं, लेकिन जब हम लोग कंपनीज के केस में मौजूद होते हैं, तो हम इसको शेयर कैपिटल कहते हैं। कि हम लोग जो शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे बिजनेस को फाइनेंस करवाया जाता है। या फिर अगर अपना पैसा नहीं है, बिजनेस ओनर अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे, कोई न्यू शेयर इशू नहीं करना चाह रहे, और उसके बावजूद कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कहां से फाइनेंस करवाएं? बैंक लोन ले लें। तो ये दो चीजें हैं जहां से आप लोग फाइनेंस करवा सकते हो। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि बिजनेस को जितनी अमाउंट की जरूरत है, हम वो कहां से पूरी कर रहे हैं। तो उसमें एक तो आप लोगों ने इक्विटी वाला सारा पोर्शन लिख देना है। इक्विटी का सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा, मतलब आपके शेयर कैपिटल्स वगैरह ये सब कुछ उसमें आ जाएंगे। और दूसरा आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज वगैरह, कि किसी किस्म की अगर कोई बोरोइंग्स वगैरह हैं, तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगे। अब बिजनेस ने पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है बिजनेस ने, तभी तो रिटर्न आएगा।
तो फाइनेंसिंग के बाद हम लोग जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ। अब उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा? बिजनेस ने अपने नॉन करंट एसेट्स परचेज करने हैं। बिजनेस ने उस इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको रिटर्न मिल सके। तो अगर किसी किस्म की बिजनेस कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मोस्टली केसेस के अंदर नॉन करंट एसेट्स का परचेज करना ये हमारे पास आएगा कि हम अपने जितने भी फंड्स वगैरह हमारे पास मौजूद होते हैं उससे बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स परचेज करते हैं ताकि उनसे बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकें। तो नॉन करंट एसेट्स की परचेज सेल वगैरह वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी। फिर जब नॉन करंट एसेट्स आप लोग परचेज कर लेते हैं तो उनकी मदद से बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब आपने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया तो अब लाजमी बात है आपने प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन करोगे तो उस उन नंबर ऑफ यूनिट्स को आप लोग सेल करोगे। सेल करने पर प्रॉफिट्स होंगे। और जब आप लोग उनको बना रहे होंगे तो लाजिम बात है एम्प्लॉयज को सैलरीज भी पे कर रहे होंगे। मतलब इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट्स ये सारे के सारे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं। तो तीन किस्म की एक्टिविटीज थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और यहां पर हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमारा फोकस इनकम स्टेटमेंट की तरह ऐसे एक्सपेंसेस पर नहीं होगा जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड हुए, उनके ऊपर नहीं होगा। हमारा फोकस होगा ऐसे एक्सपेंसेस पर जो ड्यूरिंग द ईयर पे किए गए। इसी तरह इनकम के हवाले से भी हमारा फोकस उस इनकम पर नहीं होगा जो हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर अर्न की। हमारा फोकस उस इनकम पर होगा जो ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने रिसीव की है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपका फोकस कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो के ऊपर होना चाहिए। आपने ये नहीं देखना, अब जैसे सपोज कि इंटरेस्ट की बात हो गई कि मैंने बिजनेस को फाइनेंस करवाया थ्रू नॉन करंट लायबिलिटी, तो मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं और मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1 जनवरी ईयर 1, तो 31 दिसंबर ईयर 1 तक जैसे ही जाऊंगा ना तो आप मुझे कहेंगे सर 10,000 एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर दें। एम आई राइट? लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में 10,000 नहीं जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा जाएगा कि क्या वो 10,000 हम लोगों ने पे किया। अगर हमने पे किया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अभी तक हम लोगों ने 8,000 रुपये पे किया है और 4,000 हमारी लाइबिलिटी का पार्ट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सॉरी 4,000 नहीं 2,000 हमारी लाइबिलिटी का पार्ट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 10,000 नहीं जाएगा, 8,000 जाएगा जितना हम लोगों ने पे किया हुआ होगा। ऑल राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिंपली आप लोगों ने कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना है और आपने देखना है कि क्या ये आपके कैश के बैलेंस से मैच करता है। मतलब ये एक किस्म की रिकॉन्सिलिएशन है। क्या? रिकॉन्सिलिएशन। जैसे आप लोग बीआरएस बनाया करते थे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, कि आपका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा होता था, डिफरेंट डिफरेंट होते थे, तो आप उसकी रीजंस ढूंढते थे, है ना ऐसा? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देखें आप लोगों ने अपनी बैलेंस शीट बनाई हुई होगी। एम आई राइट? क्या बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर आप लोगों ने अपना कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड नहीं लिखा हुआ होगा? क्या जो आपका ओपनिंग होगा क्या क्लोजिंग उसके इक्वल होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि जितना आपका ओपनिंग था कैश एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग भी उतना हो, ये बात जरूरी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक को रिकॉन्साइल करना है अपने क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के साथ। मींस दैट आपने वो रीजंस देखनी है कि सपोज आप ये कह रहे हैं कि ओपनिंग कैश बैलेंस मेरे पास मौजूद था 10,000 रुपए का, क्लोजिंग है मेरे पास 15,000 रुपए का, तो आप बताओ कि वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आया है? तो आप लोगों ने वो कैश इन फ्लोज कैश आउट फ्लोज ड्यूरिंग द पीरियड सारे बताने होंगे
कि ये चीज हमने पे की, यहां से हम लोगों ने कैश रिसीव किया, तो मेरे पास इस तरह से बैलेंस रिकॉन्साइल हुआ। तो कैश की रिकॉन्सिलिएशन को बेसिकली कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ऑल राइट। अच्छा, अब जब आप लोगों ने इसको बनाना हो, तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो किस्म के मेथड्स हैं। दोनों मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डिफरेंस है। इनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दोनों सेम है। तो मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात की कि ये सेक्शन 1 का भी पार्ट बन जाता है और ये सेक्शन 2 का भी पार्ट बन जाता है, तो ये मोस्टली चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोगों से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ ली जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग आपसे ना पूछा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन आपका 7, 8, 9, 10 मार्क्स तक जा सकता है। और अगर फुल फ्लेज आपसे पूछेगा और हैवी क्वेश्चन होगा तो सेक्शन 2 का पार्ट रख लेगा ये। अच्छा, जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट करना हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, वो इनडायरेक्ट मेथड को दी जाती है। मतलब दोनों में से अगर देखा जाए ना, तो इनडायरेक्ट मेथड के आने के 70% तक चांसेस होते हैं और डायरेक्ट मेथड के 30% तक। अच्छा, दोनों में से कुछ भी पूछ ले, हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है, हमने दोनों के ऊपर अच्छा खासा फोकस करना है। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड की तरफ अगर हम लोग जाएं, तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनडायरेक्ट मेथड से अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसका स्टार्ट क्या करेंगे आप लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और इसका पता कहां से चलेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। तो क्वेश्चन में गिवन होगी। मोस्टली केसेस में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही उठा के दे देते हैं। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब क्वेश्चन देगा ना, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको बैलेंस शीट उठा के दे देगा और साथ में आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उठा के दे देगा और कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा। मतलब एक हैवी सा क्वेश्चन बनता है इसका, 1.5 से 2 पेजेस तक इसका क्वेश्चन चला जाता है सिर्फ, कि दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है उसने, और फिर तो आप, और अक्सर ऐसा होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बता देता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोगों के पास ये है। अच्छा, यहां पे आप लोगों ने गौर करना है कि मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेके चलना, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके चलना है। अगर हम लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस और ऐड कर देते हैं अदर इनकम। अच्छा, ये जो प्रॉफिट हमारे पास आता है, ये प्रॉफिट हमारे पास होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट इसमें से लेस होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें से लेस होता है। वो जो हम लोगों ने बोरोइंग्स की हुई हैं, उनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट को अपने एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनाया जाता, उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। तो यहां से आ जाता है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस कर देते हैं, तो ये भी प्रॉफिट ही है, लेकिन ये प्रॉफिट कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपने इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता है, कोई भी परसेंटेज वगैरह हो सकती है। तो यहां से आप लोग टैक्स एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे फॉर द ईयर, और जो आपके पास वैल्यू आएगी ये कहलाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अक्सर आपको ये वाली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उठा के दे देता है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपने बनानी है तो आप लोगों ने ये वाला प्रॉफिट उठाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप लोगों ने ये वाला प्रॉफिट उठाना है, आप लोगों ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं उठाना। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक मेथड तो यही है, सिंपल क्वेश्चन, क्या आपको एज इट इज ये चीज बता दी जाए तो आप लोग जहां से पिक कर लोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी डालता है, और वो किस तरह से कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देता ही नहीं है, तो मतलब प्रॉफिट का पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए आपको दी जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपसे पहले बात कर ली है कि ये कंपनी के लिए बनाई जाती है। तो कंपनी के लिए लाजमी बात है, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको मिली तो इक्विटी का पार्ट तो होगा। जब इक्विटी का पार्ट होगा तो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ चुके हैं, एम आई राइट? तो क्या वहां से आपको पता नहीं है कि उसके एक एलिमेंट रिटेन अर्निंग्स भी था? तो आप लोगों को रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस तो गिवन हो गए, कंपैरेटिव साथ में बताए जाते हैं। जब भी आपको ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई जाएंगी तो उनके कंपैरेटिव्स उसके साथ मौजूद होंगे, मतलब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का पता चलेगा। अब इसी को फाइंड करने का दूसरा मेथड क्या है कि आप लोगों ने उठाना है अपने रिटेन अर्निंग का बैलेंस। रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बना लीजिएगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग कहां, बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किसका पार्ट है, और इक्विटी की नेचर क्या होती है? तो तमाम एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी, उसकी नेचर क्रेडिट। तो क्रेडिट नेचर है तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पर आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसेस आपको गिवन होंगे। आपने ये दोनों बैलेंसेस यहां पे लिख देने हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप देखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पहले से पढ़ चुके हो। अब आप देखें कि रिटेन्ड अर्निंग में चेंजेस की रीजन क्या क्या है। रिटेन अर्निंग में चेंजेस की रीजंस क्या क्या है? सबसे पहली रीजन डिविडेंड। तो अगर क्वेश्चन में बताए तो डिडक्ट करना, अदरवाइज नहीं करना आप लोगों ने। ऑलराइट, तो डिविडेंड अगर पे करोगे तो लाजमी बात है आप लोग रिटेन अर्निंग में से पे करोगे। रिटेन अर्निंग में से पे करोगे तो ये आपके पास रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देगा और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाता है। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा, और क्या रीजन है जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्या एंट्री होती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ने क्रेडिट होना है अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये भी क्वेश्चन में फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वहां पर ये बात मेंशन होगी कि भाई रिटेन अर्निंग में जो चेंजेस हैं उनमें रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने इतना ट्रांसफर किया, मतलब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये थी, आपको ये बात बता दी जाएगी। कोई डिविडेंड वगैरह होगा तो आपको बता देगा कि इतनी अमाउंट डिविडेंड की हम लोगों ने डिक्लेयर की, अनाउंस की, तो आप लोगों ने यहां पर आके लिख देंगे। उसके अलावा क्या रीजन हो सकती है जी? उसके अलावा क्या रीजन हो सकती है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में भी तो ट्रांसफर हो सकता है। तो एंट्री क्या बनती है उसकी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड जनरल रिजर्व्स क्रेडिट। तो वो आप लोग यहां पर आके लिख दोगे। क्लियर? अच्छा, अब बैलेंसिंग वैल्यू आप लोगों की जहां पर आनी है प्रॉफिट। यह है इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट की कैलकुलेशंस का। क्या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट से जाकर बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आप लोगों ने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशंस करनी है। तो क्या ये प्रॉफिट मिल नहीं जाएगा? लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का स्टार्ट इस प्रॉफिट से नहीं होना। क्यों? ये हमेशा याद रखना कि रिटेन्ड अर्निंग में हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है। यहां पर आपको पैट की वैल्यू मिलेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू मिलेगी। गॉट इट? अच्छा, अब क्या हुआ, सपोज यहां तक अब आप पहुंच गए, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको रिटेन अर्निंग के अकाउंट से मिल गया, आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब आप क्या, टैक्स की वैल्यू देखो कि टैक्स कितना है।
तो इसके लिए भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको बता देगा कि हमारे पास टैक्स की वैल्यू कितनी है, कितना टैक्स फॉर द पीरियड बनता है, या उसकी कोई ना कोई परसेंटेज आपको बता देगा। तो आपने जाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोज कर लेना, ये मिसिंग वैल्यू है ना, ये फाइंड करनी है। टैक्स की जो वैल्यू आपको बताए आपने वो यहां पे लिख देनी है। सपोज के वो आपसे कह रहा है यहां पर 50 रुपीज का टैक्स, और यहां से जो आपके पास पैट की वैल्यू आ रही है, सपोज करते हैं वो आपके पास 450 आ रही है। ऑलराइट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, 500, जाके रिकॉर्ड कर देना। बात क्लियर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको बता दे कि टैक्स इज 10% ऑफ द प्रॉफिट, टैक्स इज 10% ऑफ द प्रॉफिट। ऑलराइट, तो वो जो 10% होता है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नहीं होता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10% होता है। ऑलराइट, अब क्या करना है, आप लोग तो पहुंचे यहां तक, इस वैल्यू को आपको पता चल गया, और अब उसने आपको डायरेक्टली 50 रुपीज नहीं बताया कि मेरे पास टैक्स एक्सपेंस है कितना, डायरेक्टली ये नहीं बताया। आपसे कहा कि भाई टैक्स 10% आप लोग पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर 100 की इनकम हो, 10 का टैक्स हो, तो रिमेनिंग 90। तो ये जो पैट आपके पास आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बेसिकली 90% है। तो 450 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको 500 की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर, फाइंड कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से करना है। यही सिचुएशन है, या तो डायरेक्टली आपको बता देगा कि आप लोगों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, डायरेक्टली बता देगा। अदरवाइज इनडायरेक्ट वे से जाकर हम लोग फाइंड करेंगे, और इनडायरेक्ट वे क्या है, थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। हम लोग वहां से जाकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करेंगे, उसमें टैक्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। गॉट इट, किसी को डाउट। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास आ गया, अब इस प्रॉफिट में आप अगर गौर से देखें तो इसमें तो नॉन कैश एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, एक्सपेंसेस जो आपने डिडक्ट किए हुए थे, या जो इनकम्स वगैरह आप लोगों ने इसमें ऐड की हुई थी, उनमें काफी सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं। तो आपने इस प्रॉफिट को सबसे पहले एडजस्ट करना है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शंस को देखना है, और वो अब कौन कौन सी होंगी। अब सबसे पहली चीज, एक्सपेंसेस भी तो आपके कुछ ऐसे हैं जो आपने पे किए हुए हैं, कुछ पे नहीं भी किए हुए तब भी एक्सपेंसेस बनाए हुए हैं, है ना ऐसा। इन तमाम चीजों के अगेंस्ट आपने इसको एडजस्ट करना होगा। सबसे पहली एडजस्टमेंट आप लोगों ने इंटरेस्ट की रख देनी है, सबसे पहली एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की रख देनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर करना है, हर वो चीज जो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ताल्लुक होता है आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ने आपकी हेल्प करनी है यहां पर। अब हर वो चीज जो इनकम स्टेटमेंट में लेस हुई थी, यहां पर ऐड करोगे, रिवर्सल डालना है उसका। हर वो चीज जो इनकम स्टेटमेंट में लेस हुई थी, यहां पर ऐड करोगे, और जो इनकम स्टेटमेंट में ऐड हुई है, यहां पर लेस कर दोगे। क्लियर। जैसा कि सबसे पहली चीज आपने लेकर आ जानी है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इवन के चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो, तब भी आपने उसका रिवर्सल डाल, और उसका पता कहां से चलेगा आप लोगों को, जैसे ही आपने ये वाला प्रॉफिट उठाया, इससे ऊपर आपको यहां से मिल जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिल जाएगा। अच्छा, अब देखें, तो आपने इनकम स्टेटमेंट में उसको क्या किया हुआ है, लेस, यहां पर एडजस्टमेंट में आकर उसको ऐड कर, जो भी इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया गया है, उसको उठाओ और यहां पर आकर ऐड कर, चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो। ऑलराइट, मोस्टली केसेस में ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता से मुराद ये है कि वो होते टोटल एक्सपेंस फॉर द पीरियड, जबकि हम लोगों ने इतना पे नहीं किया हुआ होता, बस यही इसी डिफरेंस की वजह से हम उसका रिवर्सल डाल रहे होते हैं। बात समझ आई मेरी, बात क्लियर।
सबसे पहले जाएंगे और आप अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस का रिवर्सल डाल देंगे। ये देखो, ये मैंने ऐड कर दिया इसको, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बात क्लियर? बात क्लियर? इसके बाद आप आ जाते हैं अपने एक्सपेंसेस पे। अब एक्सपेंसेस में काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, उनमें कैश एक्सपेंस भी शामिल है, उनमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी शामिल है। भाई कैश एक्सपेंसेस का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होने भी चाहिए थे। हमने देखने अपने नॉन कैश एक्सपेंस, और सबसे बड़ा नॉन कैश एक्सपेंस हमारा कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को देखना है। जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से तो लेस किया होगा, यहां पर ऐड करते हैं। मेरी बात समझ आई? आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आकर ऐड कर देना है। सेम केस विद इंपेयर। अब आप लोगों ने इंपेयरमेंट लॉस भी पढ़ा था कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड किसी किस्म का कोई इंपेयरमेंट लॉस भी आया तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हुआ, आपने उसका भी रिवर्सल डाल, मतलब ऐड कर दोगे उसको। एनी डाउट? क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरा नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा होता है? बैड डेट। बैड डेट। अब इसके लिए ये एक ऐसा एक्सपेंस है, आपका लॉस है बेसिकली, जिसके लिए आपने पे नहीं किया हुआ होता। बैड डेट। आप बैड डेट को अगर गौर करें, इंट्रो टू अकाउंटिंग में वापसी जाएं, वहीं पे बड़ी मुश्किल से पढ़ा था वापसी कैसे जाएं। तो बैड डेट एक तो राइट ऑफ करते थे आप, मतलब एक्चुअल बैड डेट हो जाना, वो एक्सपेंस के तौर पर जाते थे। और दूसरा, क्या आपको याद है कि आप उसके ऊपर प्रोविजन चार्ज करते थे? और प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज भी तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को चार्ज करते थे। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बात बताई गई होगी कि ड्यूरिंग द पीरियड कितना बैड डेट राइट ऑफ किया, और जो रिसीवेबल्स मौजूद हैं उनके ऊपर प्रोविजन कितनी चार्ज की। तो आप लोगों ने जाकर बैड डेट एक्सपेंस को उसका रिवर्सल डाल दें, और अगर किसी किस्म की कोई प्रोविजन वगैरह है उसके इंक्रीज डिक्रीज का भी रिवर्सल रिकॉर्ड कर देना है आपने। बात क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, क्या सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट किस तरह से? वही देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सेम फॉर्मेट होता है। सबसे पहले कंपनी नेम, उसके बाद स्टेटमेंट नेम, उसके बाद पीरियड, क्या आप कौन से पीरियड के लिए स्टेटमेंट बनाने चाहते हो। ओके, अब इसके लिए कंपनी नेम के बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, और वो आप आगे बता दोगे। उसके बाद आप लिखा करो राइट हैंड साइड पर जो अमाउंट का कॉलम है उसमें करेंसी और उसकी राउंडिंग हो, क्या आप कौन सी करेंसी में बात कर रहे हो और आपने उसकी राउंडिंग ऑफ क्या की। उसके बाद आप जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लोज, ना तो इनफ्लो लिखना और ना ही आउटफ्लो लिखना, आपने लिखना है कैश फ्लोज, क्योंकि हमें नहीं पता इससे इनफ्लो आने वाला है या आउटफ्लो आने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसका स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसकी करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहली चीज क्या लिखोगे आप लोग? इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर दो, और बैड डेट एक्सपेंस को ऐड कर दो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसके लिए हमें सोचना है कि इसको ऐड करना है या लेस करना है। ओके, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि अगर इंक्रीज आता है तो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन अगर प्रोविजन में डिक्रीज हो तो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड होता है। तो अगर इंक्रीज है तो आपने ऐड करना है, और डिक्रीज है तो आपने लेस करना है। क्लियर? क्लियर? मजीद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब काफी सारी, ये तो है फुल फ्लेज भाई फॉर्मेट वगैरह के हर चीज को कवर किया गया है, लेकिन ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं भी होंगी। लेकिन जितनी चीजें अब तक बता चुका हूं ना, ये सारी होंगी। मतलब डेप्रिसिएशन मिलेगी, बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन वगैरह ये आपको मिलेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आप लोगों को मिलेगा, और इसकी सेम आपने एडजस्टमेंट कर देनी है। उसके बाद देखो, क्या आपको याद है कि आप लोग अपने नॉन करंट एसिड को डिस्पोज करते थे? तो जब डिस्पोजल करते थे तो उसके ऊपर गेन और लॉस भी तो आता था, आता था ना, गेन और लॉस।
तो गेन और लॉस कहां जाता था? कहां जाता था? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। आपने गेन है तो लाजमी बात है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने ऐड किया था, तो इधर क्या करना है? लेस कर, चाहे जितना मर्जी गेन है। ऑल राइट, मतलब नॉन करंट एसिड के डिस्पोजल पर गेन है तो आपने आकर लेस कर देना है, और लॉस है तो आपने आकर ऐड कर देना। हालांकि ये कैश में है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना। आपने गेन है या लॉस है उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर देखें हमारे पास आ रहे हैं फेयर वैल्यू लॉस। एक तो ये आ गया ना, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसिड्स, क्या करेंगे? ऐड। और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसिड्स, वो आप लोगों ने आकर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड, वो आप लोगों ने आकर लेस कर देना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास? तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर गेन और लॉस नहीं था? उसका भी रिवर्सल रिकॉर्ड करते हैं। अब उसका गेन और लॉस एक तो डिस्पोजल पर था, ओके। दूसरा, हर साल फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस, वो भी तो इनकम स्टेटमेंट को ही चार्ज होता था। ऐसे ही था ना? वो अभी जाकर रिकॉर्ड करोगे कि अगर फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आपने ऐड कर देना है, और फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो लेस कर देना है। बात क्लियर? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखना है कि भाई अगर आपको किसी किस्म की कोई ग्रांट इनकम, जो आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट को चार्ज की फॉर द पीरियड, आपको याद है कि ग्रांट के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट को भी चार्ज कर देते थे रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, याद आया? तो अगर किसी किस्म की कोई ग्रांट इनकम आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट को चार्ज की, तो इनकम चार्ज की तो आपने तो ऐड किया होगा, तो यहां पर आकर उसको लेस कर दें। क्लियर? और किसी किस्म की अगर आप लोगों के पास कोई डिविडेंड इनकम है, ये डिविडेंड पेएबल नहीं है, ये डिविडेंड इनकम है, कब आएगी? डिविडेंड इनकम कब आएगी? जब आपने, मतलब बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स एक्वायर किए हुए हो। मतलब हमारी बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, तो क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा इसको? तो वो डिविडेंड इनकम अगर है तो इनकम है तो ऐड की हुई होगी, आपने यहां पे लेस कर दें। ओके, हो गई बात। और साथ में यहां पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, वो आप लोगों ने आकर यहां पर लेस कर देना है। अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे इन तमाम चीजों के अगेंस्ट, और आप लोग पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, लेकिन अब आप लोग पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने की जरूरत है। अब बात ये आती है कि भाई वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में चेंज, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में चेंज वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहलाता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस। गॉट इट? अब आपने उठाने हैं अपने तमाम करंट एसेट्स एंड तमाम करंट लायबिलिटीज, और उसमें देखना है चेंज। चेंज क्या मतलब? कि कंपैरेटिव्स गिवन होंगे। आप लोग जाओगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देखो इससे पहले आप लोग मौजूद थे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पास। जैसे ही ये खत्म हो जाए, अब आपने आना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के पास, और उसके कौन से पोर्शन के पास आओगे? करंट एसेट्स वाले पोर्शन। ऑल राइट, कंपैरेटिव साथ में गिवन है, तो मतलब ओपनिंग का भी पता है और क्लोज, आपने देखना है उनमें चेंज। या तो आपको नजर आएगा इंक्रीज, या आपको नजर आएगा डिक्रीज। आपने उस इंक्रीज और डिक्रीज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सपोज के इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस था 20, और इसका क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ गया है 30, कुछ भी,
आपने ये नहीं देखना 2030, आपने देखना है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 10, चेंज को देखना है। फिर आपने ये देखना है कि भाई इसमें इंक्रीज है या इसमें डिक्रीज, क्या इंक्रीज है या, आपको क्या लग रहा है कि इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री में क्या है, इंक्रीज। भाई परचेज है, ये है, वो है, बात की बातें हैं, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो आपको इन्वेंट्री में इंक्रीज नजर आया। अब आपने क्या करना है, उस इंक्रीज इन इन्वेंट्री को आपने आकर लेस कर देना। मतलब सिंपल सी बात बताता हूं कि भाई एसिड्स में इंक्रीज है, करंट एसिड्स में इंक्रीज है, तो आपने लेस करना है, और अगर डिक्रीज है तो फिर ऐड कर देना है। क्लियर। बस आपने अपने इन्वेंट्री, अपने डेटर्स, या किसी किस्म के कोई और इस तरह के एडवांसेस वगैरह आपके पास मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई प्री पेमेंट्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं। अब ये चारों आपके करंट एसेट्स हैं, आपने इन चारों में अपनी इंक्रीज और डिक्रीज को देखना है। अगर इंक्रीज है तो देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, तो लेस करना, और अगर डिक्रीज है तो ऐड कर देना। क्लियर हो गई बात। फिर चले जाना अपनी करंट लायबिलिटीज के पास। करंट लायबिलिटीज में देखना अपने क्रेडिटर्स को और अपने एक्रूअल्स को। अब यहां पर भी या तो इंक्रीज नजर आएगा या डिक्रीज, लेकिन आपको पता है कि एसिड्स और लायबिलिटीज की नेचर दोनों की अपोजिट होती है। तो देखो एसिड्स में इंक्रीज क्या करते थे, तो लायबिलिटीज में इंक्रीज ऐड कर दोगे, उलट है ना एक दूसरे के। लायबिलिटीज में इंक्रीज ऐड हो जाएगा और लायबिलिटीज में डिक्रीज लेस हो जाएगा। गॉट इट। मतलब एसेट्स इनडायरेक्ट वे में चलेंगे और लायबिलिटीज डायरेक्ट वे में चलेंगे। क्या मतलब कि एसिड्स इनडायरेक्ट वे में, कि अगर एसिड्स में इंक्रीज है तो आपने लेस करना है, डिक्रीज है तो आपने ऐड करना है। लायबिलिटीज डायरेक्ट वे में चलेंगी, कैसे, कि अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज है तो ऐड हो जाएंगी, और डिक्रीज है तो लेस हो जाएंगी। ऑलराइट। किसी एक चीज को याद रखना, बाकी तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, बाकी सारी रिवर्सल है। डन। कैसे, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लायबिलिटी में इंक्रीज ऐड करना है, लायबिलिटीज में इंक्रीज, सिर्फ ये वाली बात याद रखना। तो लायबिलिटी में डिक्रीज आ गया तो, और अगर एसिड में इंक्रीज आ गया तो, और एसिड में डिक्रीज आ गया तो वह हो गया या, ये है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। गॉट इट। लेकिन जहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो, तो एसिड में मैंने कहीं पे कैश नहीं लिखा। क्या करंट एसिड में कैश नहीं होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या नहीं होंगे, वो मैंने नहीं लिखे, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं था। उन्हीं को ही तो रिकॉन्साइल करने जा रहे हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाना, वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड पर आएंगे, उनको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाना। अब किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, वो थोड़ी देर बाद इन डिटेल देख लेते हैं, लेकिन आई होप कि यहां तक की स्टोरी आपको समझ आ गई है। अच्छा, जैसे ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाती हैं, तो आप पहुंच जाते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन अगर पॉजिटिव है तो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। ऑलराइट। मतलब कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो है तो आपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया है, और अगर आउटफ्लो है तो मतलब आपने अपने ऑपरेशंस में कैश यूटिलाइज किया है, मैं आप लॉसेस में जा रहे हो। फिर बात क्लियर। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में लिखोगे, और अगर आपको किसी किस्म का यहां पे लॉस हो जाता है तो नेगेटिव टर्म में लिख। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा यहां तक। अच्छा, जैसे ही आप यहां तक पहुंचो, भाई डिफरेंस इधर तक ही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड का। इसके बाद वाली सारी स्टोरी बिल्कुल सेम सेम है, इसके बाद कोई चेंज नहीं है।
क्या कि जैसे ही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आप फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने देखिए इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों ने रिवर्स कर दिया था इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको याद है, यहां पर आकर लिखना। लेकिन फर्क क्या है, वो जो आपने रिवर्स किया था वो था एक्सपेंस फॉर द पीरियड, और यहां पर लिखोगे क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, यहां पर लिखोगे वो। अब पे किया है तो लाजमी बात है आउटफ्लो है, तो नेगेटिव में जाके लिखोगे। गॉट इट। अच्छा इससे पहले देखो, तो क्या आप लोगों ने टैक्स की कोई बात की, तो क्या आपने टैक्स पे किया नहीं होगा, पे किया होगा तो क्या कैश का आउटफ्लो नहीं आया होगा, तो आप लोगों ने टैक्स पेड भी जाके लिखना। ऑल राइट। अच्छा क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं, जितना टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड पे किया वो लेस कर देना इसमें से, इंटरेस्ट जो पे किया वो लेस कर देना, जो डिविडेंड पे किया वो लेस कर देना, डिविडेंड अगर रिसीव किया तो ऐड कर दो। देखो ऊपर आपने रिवर्सल रिकॉर्ड किया था, लेकिन बस इतना याद रखना कि उस रिवर्सल में और इसमें फर्क होगा। वो होता है डिविडेंड फॉर द पीरियड, ये होगा डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। क्लियर। अच्छा फिर अगर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट आपने रिसीव किया तो वो भी ऐड कर। क्लियर। और पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इख्तिताम पर, और ये कहलाता है कैश इनफ्लो अगर पॉजिटिव है तो, या नेगेटिव है तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑलराइट। मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे और आपसे सिर्फ यह पूछे कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएं, और आप लोगों ने उस क्वेश्चन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है और यहां तक आकर उसको छोड़, तो आपको 7 to 8 मार्क्स मिल जाए। बात क्लियर, किसी को डाउट। अच्छा जैसे ही अब ये कंप्लीट हो जाए तब सेकंड आप लोगों के पास एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा इसमें मोस्टली आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, क्या नॉन करंट एसेट्स की एडजस्टमेंट्स आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखनी होती है, साथ में बैलेंस शीट में से सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज देखनी होती हैं। क्लियर। जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जब आप लोग पहुंचोगे तो आपको अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स को देखना होता है। अब नॉन करंट एसेट सेल भी करोगे, नॉन करंट एसेट परचेज भी करोगे, दोनों लिख दो। अब जब सेल करोगे तो कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है, जब सेल करोगे इनफ्लो तो पॉजिटिव में लिखना। देखो यहां पर आपको गेन और लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो उसको हम लोगों ने जाकर रिवर्सल डाला था। यहां पर सेल प्रोसीड्स लिखी जाती हैं, क्या सेल प्रोसीड, चाहे हमें गेन हुआ चाहे हमें लॉस हुआ, हमने ये देखना है कि नॉन करंट एसेट्स को सेल करने पर हमें सेल प्रोसीड्स कितनी मिली, हम लोग वो जाके रिकॉर्ड करें। बात क्लियर। अब सेल प्रोसीड्स हमारा इनफ्लो है कैश का, तो पॉजिटिव टर्म में चला जाएगा, सेल ऑफ पीपीई, या किसी किस्म का कोई डैमेज हो गया और आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला उसके आगे, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ना कि रिसीवेबल। रिसीवेबल नहीं आएगा, जो आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया वो यहां पर आ जाएंगे। कोई डाउट। तो अगर नॉन करंट एसेट परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो है, तो जितना भी नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया वो जाकर आप लोगों ने लेस कर। ओके हो गया। सेम केस विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो भी तो आपकी नॉन करंट एसेट का ही पार्ट होगी ना, कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो है, लेस कर देंगे, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो ऐड कर दोगे। गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट देखें, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोसेस,
भाई ये भी तो आपके नॉन करंट एसिड का ही पार्ट है ना, Yes. कि आप कोई क्वालिफाइंग एसिड बना रहे हो तो उसके ऊपर क्या एक्सपेंस नहीं कर रहे, तो ड्यूरिंग द पीरियड जितना आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किया इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो आप लोगों ने जाकर लेस करना है। मतलब अब आपने ये देखना है कि अगर मैं पे कर रहा हूं तो मैं लेस करूंगा, और अगर मैं रिसीव कर रहा हूं कैश तो ऐड कर दूंगा। इनफ्लो है तो ऐड करता जाऊंगा, आउटफ्लो है तो लेस करता जाऊंगा। बस इतना काम करना है आप लोगों को। क्लियर? अच्छा फिर देखें, कहते हैं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अगर आपने किए, मेरे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, क्या नॉन करंट एसिड में नहीं आएंगे? तो अब मैंने डिपॉजिट किए हुए हैं तो मैंने कैश का इनफ्लो किया होगा या आउटफ्लो, तो इसीलिए लेस कर दो। किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की तो वो भी आपने जाकर ऐड कर देनी है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट अगर रीपे हो गई तो लेस कर देनी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स ले लिए किसी भी कंपनी के आप लोगों ने, तो आपकी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो आप लोगों ने वो यहां पे रिकॉर्ड करनी है। और अगर उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो तो ऐड हो। क्लियर? जहां पर इनका परचेज है ना, इनका सेल भी वहीं पे मौजूद है। गॉट इट? किसी भी चीज का अगर परचेज कहीं पे मौजूद है तो सेल भी उधर ही होगा। फर्क क्या होगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो का? एनी प्रॉब्लम? तो आप लोगों के पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आ सकता है? आपके नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या क्या? पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। एनी डाउट? तो ये वाली जो एक्टिविटी होती है ये सबसे ज्यादा आसान होती है, तो बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि ये पूछ लें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा वो पूछी जाती है। क्लियर? उसके बाद आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है। अच्छा जैसे ही अब ये कंप्लीट हो गई तो आपको इसका नेट रिजल्ट मिलेगा, तो आपने उसको क्या नाम देना है? कैश इनफ्लो। और अब आपने इनमें से कोई एक चीज लिखनी है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है, तो मोस्टली केसेस में इनफ्लो मिल जाता है। कभी आउटफ्लो हो तो ब्रैकेट में कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? फिर पहुंच जाना अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पास। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ताल्लुक बैलेंस शीट में इक्विटी पोर्शन के साथ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ताल्लुक बैलेंस शीट में इक्विटी पोर्शन के साथ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके? अब आपने अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करना है तो भाई आपको नॉन करंट एसेट देखने की जरूरत नहीं है, आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज देखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ देखनी है अपनी बैलेंस शीट में इक्विटी का पोर्शन और लायबिलिटीज करंट नॉन करंट लायबिलिटीज का पोर्शन। अब आपने देखना है भाई उसमें शेयर कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज आपको नजर आ रहा होगा, तो आपने देखना है कि क्या मैंने कोई न्यू शेयर्स इशू किए, न्यू शेयर्स इशू किए होंगे तो पैसे आए होंगे, आए होंगे तो इनफ्लो रिकॉर्ड करो, इशुएंस ऑफ शेयर्स। ऑल राइट? अगर किसी किस्म के कोई प्रेफरेंस शेयर्स थे और वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल थे, अगर बैलेंस इंक्रीज हो गया तो प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए होंगे तो आपके पास पैसे आए होंगे, ऐड कर देना। लेकिन अगर बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो मतलब आपने रिडीम कर लिए, वापिस ले लिए हैं, आपने वापिस लिए होंगे तो पैसे पे नहीं किए होंगे उनको, तो आउटफ्लो के तौर पे रिकॉर्ड कर देना। गॉट इट? अच्छा साथ में अगर किसी किस्म की कोई नॉन करंट लायबिलिटी उसमें चेंज देखना। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनती। कोई नॉन करंट लायबिलिटी के बैलेंस इंक्रीज हुआ तो मतलब मैंने और लोन लिया होगा तो आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन बैलेंस डिक्रीज हो गया तो मतलब मैंने लोन रीपे कर दिया तो जाकर लेस कर देना। क्लियर? अब यहां पे देखें इश्यूएंस ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन मतलब लोन का रिसीव करना, जितनी अमाउंट आपने रिसीव की, एंड रीपेमेंट और रिडेम्पशन ऑफ लोन, ये आपने रिकॉर्ड कर देना है। मतलब सबसे कम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है। यहां से आपको मिलेगा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंस। डन?
अब आपने इन तीनों एक्टिविटीज के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ऐड कर लेना है, तो आपको नेट इनफ्लो और आउटफ्लो मिल जाना है फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। गॉट इट? आपने यहां तक पहुंच जाना है, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, आप यहां तक पहुंच गए। अब इसमें अपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर लेना, मतलब अपना ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस इसमें आपने ऐड कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये इक्वल आ जाए तो मतलब पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बिल्कुल ठीक ठीक बन रही है। ओके ओके बात, बस इतना सा काम करना है आप। और अगर इसके हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, बस ये डिफरेंस है बस, इसके अलावा और बाकी सारा बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। अच्छा, ये जो डिफरेंस है यहां पर देखो, हम इन चार वैल्यूज के बाद कौन से रिजल्ट पर पहुंचे, और यहां पर देखें, देखें डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम इस वैल्यू तक पहुंच गए, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड में देखें हमें अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ी थी और फिर जाकर हम इस वैल्यू तक पहुंचे थे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इसलिए उसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है कि उसमें 3 से 4 कैलकुलेशंस करनी है और हम लोग इस वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट लेते हैं और अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और फिर सेम रिजल्ट तक पहुंच, दोनों से रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है। अच्छा, जब हम लोग डायरेक्ट मेथड में होते हैं तो हमें कौन सी चीजों की जरूरत है, उसके लिए आपने मैक्सिमम 3 से 4 चीजें ही हैं कि सबसे पहले देखो हम अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव कितनी कर रहे हैं, क्या भाई कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखना है ना, कि हम लोग अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव कितनी कर रहे हैं। ऑलराइट, वो कैश कस्टमर भी हो सकते हैं और वो आपके क्रेडिट कस्टमर्स में से जो रिसीवेबल्स ने ड्यूरिंग द पीरियड आपको पे किया, ये वो भी होंगे। इसमें आपकी कैश सेल्स प्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द पीरियड दोनों शामिल होंगे। कोई डाउट? मतलब सारी क्रेडिट सेल्स नहीं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द पीरियड प्लस कैश सेल्स, ये आपके पास आपके कैश इनफ्लो के तौर पर। तो अगर आपके डेटर्स और आपके ये कस्टमर्स आ गए तो आपके सप्लायर्स को भी तो आना चाहिए, लेकिन सप्लायर्स आउटफ्लो के तौर पर आएंगे क्योंकि मैं पे कर रहा हूं उनको। तो कैश पेड टू सप्लायर्स फॉर कैश परचेजेस, और अगर क्रेडिट परचेजेस हैं तो ड्यूरिंग द पीरियड मैंने अपने सप्लायर्स को इन टोटल कितनी अमाउंट पे की वो भी मैं साथ में लेकर आऊंगा। मतलब मुझे अपने रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे अपने पेएबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, और फिर पेमेंट टू एम्प्लॉयज फॉर सैलरीज, सैलरीज मैं अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहा हूं तो मैंने ये भी देखनी है कि मैंने इन टोटल उनको कितनी अमाउंट पे की और अपने एक्सपेंसेस के लिए मैंने कितनी अमाउंट पे की हुई है, ये 4 चीजें। अच्छा, आपकी बुक में इन चीजों को मर्ज कर दिया गया है, मतलब उन्होंने सिर्फ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड पेमेंट टू सप्लायर एम्प्लॉयज और एक्सपेंसेस वो मर्ज कर दिया उसने, लास्ट वाले तीनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट बना दिया। अगर आप इनको अलग अलग से डील करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो आप लोग इसको मर्ज ना करना। आप अपने रिसीवेबल्स को तो अलग रखोगे ही, लेकिन आपने अपने सप्लायर्स, अपने एम्प्लॉयज और अपने एक्सपेंसेस इन तीनों को भी अलग अलग रखना है। ओके, और जैसे ही आप ये वाली चीजें अकाउंट फॉर करेंगे तो पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद सारी स्टोरी सेम है कि टैक्स पेड लेस हो जाएगा,
इंटरेस्ट पेड लेस हो जाएगा, डिविडेंड पेड वो भी आपके पास लेस हो जाएगा, और डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो ऐड कर दो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो ऐड कर दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। सेम केस विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। ऑलराइट। अच्छा, अब समझने वाली चीज है कि आप लोग देखें एट द एंड ऑफ कैश फ्लो हम लोग लिख रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, वो कैसे आएंगे? भाई ये बात तो कंफर्म है कि इसमें कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक शामिल है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक शामिल। आपको याद है कि कैश इन हैंड तो हमेशा करंट एसेट्स होगा, लेकिन कैश एट बैंक जरूरी नहीं करंट एसेट हो, या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, तो फिर करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा। तो अगर ये एसेट है तो कैश इन हैंड में ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर ये लायबिलिटी है तो लेस हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दो चीजें हों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसमें आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो सकती है। बस अब आपने ये बात याद रखनी है कि कोई सी एक चीज एक ही जगह पर अकाउंट फॉर होनी चाहिए, दो जगहों पर ना हो। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, जानी बात है करंट एसेट्स का पार्ट भी तो होंगी। अब जब आप उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाओ तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट ना बना देना। मेरी बात नहीं समझ आई? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने करंट एसेट्स में चेंज एंड करंट लायबिलिटीज में चेंज देखा था ना, तो करंट एसेट में क्या आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नजर नहीं आएंगी? आएंगी। तो अगर आप उनको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बना रहे हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ना बनाना, और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बना रहे हो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट ना बनाना। ऑलराइट। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट भी हो जाता है इसके लिए, कभी कभी वो आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता देता है। यहां पर बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद होता है लेस देन 3 मंथ्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि लेस देन 12 मंथ्स, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए अगर 3 मंथ से कम का टाइम ड्यूरेशन है उस इन्वेस्टमेंट का तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर 3 मंथ से ज्यादा की है तो करंट एसिड का पार्ट होगी, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चली जाए। ओके, हो गई बात? तो आपने दोनों में से अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपनी तरफ से अजम्पशन ले लेना, और मोस्टली केसेस के अंदर फिर हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बना देते हैं। ओके, हो गई बात? तो फिर स्टैरिक करके बस उसे बता देना कि मैंने ये अज्यूम किया है कि ये लेस देन 3 मंथ है। राइट। अब यहां पे देखें कैश इन हैंड, बैंक बैलेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट होंगे तो लेस हो जाएंगे, और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज IS 23 पढ़कर आए हो, तो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज भी तो आपकी करंट लायबिलिटीज ही हैं, तो वो भी आप लोगों ने आकर लेस कर देनी, अपनी लायबिलिटीज लेस कर देंगे, और किसी किस्म की कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको ऐड कर। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? और जो रिजल्ट्स हैं ये आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से ये मैंने वर्किंग लिखी है, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दो से ज्यादा चीजें हैं, मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के अलावा कुछ और भी हैं, आपने इसी तरह से वर्किंग शो करनी है उसको कि भाई मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस तरह से आ रहे हैं। बात क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखें कुछ एग्जाम नोट्स, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपकी वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में अकाउंट फॉर होते हैं। इनमें सबसे पहली चीज देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है ना। आपको पता है आप उसके ऊपर प्रोविजन भी चार्ज करते हो। क्या आपको ये पता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स लिखे हुए होते हैं वो नेट ऑफ प्रोविजन है? तो आपको ये बात पता है कि जो बैलेंस शीट के अंदर आपको रिसीवेबल्स नजर आएंगे वो नेट ऑफ प्रोविजन होते हैं, वो ग्रॉस रिसीवेबल्स नहीं होते, वो नेट रिसीवेबल्स होते हैं। अब जब आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एडजस्ट कर रहे थे,
तो क्या उसमें आप लोगों ने प्रोविजन को अकाउंट फॉर कर नहीं दिया था? क्या आपने उसमें बैड डेट को अकाउंट फॉर कर नहीं दिया था? तो अब जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर्स लेकर आना है, उसके लिए ना कहते हैं दो मेथड्स हैं हमारे पास, कि इन दोनों में से कोई सा एक मेथड अडॉप्ट कर लेना। पहला मेथड क्या है? कहते हैं मूवमेंट इन ग्रॉस डेटर्स एज डन इन द अबव फॉर्मेट। हम लोगों ने मोस्टली यही किया हुआ है। क्या ग्रॉस डेटर्स में मूवमेंट देखना, क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स। ग्रॉस डेटर्स से क्या मुराद है? कि भाई वो नेट ऑफ प्रोविजन वाले नहीं। अब आप लोगों को सपोज उसने बता दिया कि आपके जो डेटर्स हैं 135 एंड 180, तो ये है ओपनिंग और ये है क्लोज। ये उसने आपको बता दी। एडजस्टमेंट्स में उसने आपको बता दिया कि प्रोविजन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल्स। मेरी बात समझ आई क्या? प्रोविजन इज चार्ज, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं जैसे बैड डेट नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड। प्रोविजन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन क्लोजिंग रिसीवेबल्स। तो भाई अगर इस साल के क्लोजिंग रिसीवेबल पे 10% चार्ज किया है, तो पिछले साल के क्लोजिंग पर भी तो 10% चार्ज किया होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लूं तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? इन दोनों का डिफरेंस लूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? 45 इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करूं? ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप लोग प्रोविजन ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हो, उसका इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड कर चुके हो प्रॉफिट्स के अंदर, तो आप लोगों ने ये वाला काम नहीं करना। ये आप लोगों के नेट रिसीवेबल्स हैं। जबकि उसने क्या कहा है, आपने कौन से रिसीवेबल्स लेने हैं? ग्रॉस रिसीवेबल। तो अब आपने ग्रॉस अमाउंट फाइंड करनी है। तो अब ग्रॉस अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? प्रोविजन का रेट हमारे पास कितना था? तो 100 का अगर रिसीवेबल हो और उस पर 10% प्रोविजन चार्ज की जाए, तो रिमेनिंग रिसीवेबल कितना होगा नेट अमाउंट? तो ये आप लोगों के पास बेसिकली 90% रिसीवेबल्स है। आपने इसकी मदद से ग्रॉस अमाउंट फाइंड करनी है। तो 135 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, द ग्रॉस अमाउंट इज 150, एंड 180 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, द ग्रॉस अमाउंट इज। तो आप लोगों ने जो अकाउंट फॉर करना है वो 50 इंक्रीज इन रिसीवेबल। बात क्लियर? मोस्टली बच्चे ये जाके एरर करते हैं। तो आप लोगों ने प्रोविजन क्या जाके चार्ज करनी है? प्रोविजन। तो अब देखें, ओपनिंग रिसीवेबल्स के ऊपर कितनी प्रोविजन आ रही है? ओपनिंग रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोविजन कितनी आ रही है? 150 के थे, 135 रिकॉर्ड किया, तो ओपनिंग 200 के थे, 180 का रिकॉर्ड किया, तो प्रोविजन ऐसे ही है ना। ये ओपनिंग प्रोविजन का, ये प्रोविजन का, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितना चार्ज किया होगा? 5 एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस तो आपने लेस किया होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो जब प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने आओगे, तो ये 5 ऐड कर। ओके, हो गई बात? बात क्लियर? अच्छा, अब देखो, मेरी बात समझ आ गई है? प्रोविजन में इंक्रीज और डिक्रीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करना, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जो आपने अपने रिसीवेबल्स का इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, वो ग्रॉस अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करना। ओके, हो गई बात? अच्छा, अब देखिए इसने क्या लिखा। कहते हैं आप अपने क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स लें। मेरे पास क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स कितने हैं? कहते हैं इसमें बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दें। क्या मेरे पास है कोई? इसीलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और इसमें से लेस कर दें ओपनिंग ग्रॉस डेटर। मेरे कितने हैं?
तो मेरे पास बैलेंस कितना आ गया, ये जाके मैं एडजस्ट करूंगा। क्लियर। अच्छा, अब एक तो ग्रॉस रिसीवेबल्स आ गए। दूसरी बात, अपने क्लोजिंग ग्रॉस रिसीवेबल्स में ड्यूरिंग द पीरियड जो बैड डेट रिटर्न ऑफ की है वो आपने ऐड करनी है। क्लोजिंग ग्रॉस रिसीवेबल्स में आप लोगों ने जो बैड डेट रिटर्न ऑफ की है ड्यूरिंग द पीरियड वो आप लोगों ने ऐड करनी है, और लेस करना ओपनिंग ग्रॉस रिसीवेबल। मेरी बात समझ आ गई? सबको क्लियर? अच्छा, दूसरा मेथड कहता है मूवमेंट इन नेट डेटर्स। अब देखो नेट डेटर्स में मूवमेंट देखो कितनी है, 135 180। कहता है डायरेक्टली यही जाके रिकॉर्ड कर दो 45। आपको ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन था वो बिल्कुल सेम सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। कैसे? अब यहां पर मसला क्या था, बात सुनो। नेट इफेक्ट बताना है इसका, 45 का डिक्रीज, और यहां पर नहीं, बात समझ आई? दो मेथड्स हैं। एक मेथड सबसे इजी मेथड, क्या? प्रोविजन और बैड डेट को इग्नोर कर देना, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। ये उस सिचुएशन में है जब चीजें आपके ऊपर से गुजर रही हो और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो, तब आप लोगों ने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स में प्रोविजंस और बैड डेट दोनों को इग्नोर कर दें। तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल्स की नेट अमाउंट है, सिर्फ उसमें इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बना दें, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं, गलत नहीं करने वाला, लेकिन प्रेफरेबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग गौर खुद देखें, आपके प्रॉफिट्स में बैड डेट एंड प्रोविजन शामिल है, तो उसको एडजस्ट करना बनता है। प्रेफरेबल पहला मेथड है कि प्रोविजन अलग से रिकॉर्ड करो, बैड डेट अलग से रिकॉर्ड करो, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ग्रॉस रिसीवेबल्स की एडजस्टमेंट्स करो। प्रेफरेबल ये है। लेकिन जब आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात आए कि चीजें आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने नेट रिसीवेबल का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डाल देना है। तो क्वेश्चन गलत करने से बेहतर है कि जो मेथड प्रेफरेबल नहीं है उसकी तरफ चले जाओ। ओके। दूसरी बात, ये फॉर चेकिंग पर्पस है कि जब आप लोग अपनी प्रोविजन बैड डेट और ग्रॉस रिसीवेबल के डिफरेंसेस ऐड वगैरह और या लेस एडजस्ट कर चुके हों, तो एट द एंड आप लोगों ने अपने नेट रिसीवेबल्स के दरमियान डिफरेंस देख लेना है और उसको इसके साथ मैच कर लेना कि क्या इनका नेट डिफरेंस इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो मतलब आपने बिल्कुल ठीक ठीक किया। मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखो कि कुछ टिप्स वगैरह इधर की गिवन है। कहते हैं इफ बी इज यूज, मतलब ये वाला नेट डेटर्स वाला मेथड अगर यूज किया जाए, देन एड देन एड बैड डेट एक्सपेंस लाइन विल नॉट अपीयर इन एडजस्टमेंट्स टू। बात समझ आई है कि अगर आप लोग ये वाला मेथड करते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो जो बैड डेट रिटर्न ऑफ को ऐड बैक किया था एंड प्रोविजंस को, फिर वो लिखने की जरूरत नहीं। ओके। A is more practically used treatment. However, B is also done. ये दोनों मेथड में आप लोगों को जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करवाया करूंगा। ओके हो गया? नेक्स्ट देखें, चेंजेस इन ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर शोन इन सेक्शन। कौन से? कौन से सेक्शन? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहां पर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। लेकिन एक्सेप्शंस आ गई। कहते हैं ये वाली चीजें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनेगी। कहते हैं सारे एसेट्स ले लेना, करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटीज ले लेना, लेकिन इनको ना लेना। किनको? कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्या मैंने लिया था? तो अलग से इनको
वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बना। फिर दूसरी चीज कहता है टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है। मतलब टैक्स एक्सपेंस तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मिल गया है, क्या जरूरी है कि सारे के सारा पे कर चुके हो? तो अगर पे नहीं किया तो क्या लायबिलिटी नहीं है ना? तो क्या करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं होगा? टैक्स पेएबल होगा। अगर सपोज ज्यादा पे कर चुके हो तो क्या टैक्स रिसीवेबल नहीं होगा? मेरा एसिड प्रीपेड टैक्स एक्सपेंस क्या एसिड का पार्ट नहीं होगा? तो कहता है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाना। टैक्स लायबिलिटी है मतलब टैक्स पेएबल है, या टैक्स रिसीवेबल है प्रीपेड है, दोनों सिचुएशंस में इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलग से ट्रीटमेंट है। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के भी बाद आ रहा है, तो टैक्स पेड लिखते नहीं है हम लोग, तो उसको वहां पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। इनको कहीं और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आप लोग सेम टाइम पर मेरी क्लास में बैठे हुए हो तो क्या सेम टाइम पर किसी और की क्लास में हो सकते हो? तो कोई एक चीज जब एक जगह पे अकाउंट फॉर हो रही है तो सेम चीज को किसी और जगह पे अकाउंट फॉर नहीं करना। ओके, तो आप लोग अगर यहां पे गौर करें तो अपनी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद टैक्स को क्या अलग से ट्रीट किया नहीं जाता? तो टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है, आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाना। क्या इंटरेस्ट को अलग से ट्रीट किया गया है? तो इंटरेस्ट पेएबल है या इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस तरह का एसेट लायबिलिटी कुछ भी इस इंटरेस्ट से रेलिवेंट, आपने उसको भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाना। इसी तरह से आपके डिविडेंड पेएबल हैं या रिसीवेबल हैं, वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बने। गॉट इट? यहां पर देखो यही बातें आपको बताई गई। डिविडेंड पेएबल रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल, क्योंकि ये सारी चीजें अलग से रिकॉर्ड हो रही है। फिर उसने सोचा कि क्या इसको एक एक बात बताता रहूं। उसने ना अपनी जान छुड़ाई। उन्हें कहा कि जब कोई भी चीज तुम कहीं और या किसी और सेक्शन में या एक्टिविटी में अकाउंट फॉर कर रहे हो तो तुम उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट ना बना। ओके, क्या मतलब? अब आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया, नॉन करंट एसेट क्या सारे का सारा पे किया होगा? नहीं, तो उसके ऊपर भी तो लायबिलिटी बननी होगी। तो क्या वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं होगी? होगी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगी। कहता है इसके लिए तो अलग से आप लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रखी हुई हैं, तो कहता है वहीं पे रिकॉर्ड करना है इसको। गॉट इट? तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लायबिलिटीज ना मर्ज करके दे देगा। भाई क्रेडिटर्स तो अलग से होंगे लेकिन साथ में अदर लायबिलिटीज आ जाएंगी। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएगा कि भाई ये अदर लायबिलिटीज मैंने आपको जो एक्रूवल्स बताए हैं उनमें इंटरेस्ट पेएबल है, उसमें टैक्स पेएबल है, उसमें मेरे पास एक नॉन करंट एसिड परचेज किया गया उसकी ये वाली अमाउंट पेएबल है। आपने अपनी उस लायबिलिटी को एडजस्ट करना है, फिर जाके वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड करना। ओके, अब देखो लास्ट वाला पॉइंट कहता है एनी अदर एसेट और लायबिलिटी विच आर शोन अंडर, और मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट उस टाइम बनाना जब वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट ना हो। लेकिन अगर इनका पार्ट है तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके आने की जरूरत नहीं। अब कहते हैं जैसे कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बना देते थे, तो आप लोगों के पास ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से कहता है इन्वेस्टमेंट पेबल्स फॉर परचेज ऑफ पीबी एंड करंट पोर्शन ऑफ लोन, कहता है ये चीजें आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनेगी। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज कहता है अबव आइटम मे बी हिडन in other current assets or liabilities. In interest payable may be hidden in accrued expense. अक्सर ऐसा होगा कि आपका accrued expense जस्ट नजर आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पेएबल भी होगा। तो आपने अपने लोन की अमाउंट से देखना है कि आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, कितना पे कर चुके हो, कितनी लायबिलिटी बनती है। तो आपने अपनी उस एक्रूड एक्सपेंस को पहले एडजस्ट करना है।
In this case, exclude above items first while calculating. ऑल राइट, ये नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। आज के दिन सिर्फ इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।